जय शंकर महाराज। जैसा कि लाइव आ रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड करिए क्योंकि रोशनी कम है तो रोशनी बढ़ा ली जाती है। ठीक, गुड। हाँ, अब रोशनी ठीक होगी और आप लोगों के समक्ष लाइव हूँ वही चीज़ लेकर के। परंतु आज मेरे टॉपिक्स कुछ कहा जाए इतने संवेदनशील होंगे कि हो सकता है कि जिन जिन की ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ नाम लिया है उन लोगों को इतना मिर्चा लगेगा पाछा में, पिछवाड़े में, कि आप सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। कल्पना से परे का वीडियो आज जहाँ तक है मुझे होगा। और आज हम बात करेंगे आपके ह्यूमन्स राइट्स, क्राइम कंट्रोल, महिला आयोग, बाल आयोग और पुरुष आयोग। इन सब के होते हुए भी क्या हमारे देश में हो रहा है या क्यों हो रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे एक मित्र थे पंकज पंत जी। उन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो वो क्या कहते हैं, विशाल जी आपको पता है सोशल मीडिया पे इतनी अश्लीलता फैल रही है, आप सोच नहीं सकते। परंतु मैं आज आपको बता दूं, मैंने ऐसे कितने ऐप्स ढूंढ के निकाले हैं जहां पर डेटिंग बोली जाती है, परंतु डेटिंग नहीं होती, पर कुछ और ही होता है वहाँ पे, नंगा नाच होता है वहाँ पे। ठीक है, अब सोचिए, अश्लील मुक्त भारत करते करते सिर्फ कमाने का धंधा बना लिया। ये सबसे बड़ी सच्चाई होती है। इसी तरह से ह्यूमन्स राइट्स किसके काम आती है हमको बताइए। हमेशा मैंने जो मिनिस्टर होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, वकील होते हैं, इनसे एक ही बात कहते हुए मैंने सुना है कि ह्यूमन्स राइट्स क्या होती है। ह्यूमन्स राइट्स वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि गलत लोगों को कई बार बचा लेती है। ह्यूमन्स राइट्स कई बार गलत लोगों को बचा लेती है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो जो बचा लेती है, हो सकता है भाई, मैं इस बात को ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि वो कैसे जो है इन लोगों को बचा लेती है। परंतु जब हम इस बात को बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात बोलते हैं, जब हम लाइव टेलीकास्ट की बात बोलते हैं, जब हम ब्रेन मैपिंग की बात बोलते हैं, जब हम पोलियोग्राफी की बात बोलते हैं, जब हम इस तरह की बातें समक्ष रखते हैं कि भाई ये जो हो रहा है, जो आज मान लीजिए सालों साल हमारे जो प्रशासनिक कार्यालय है, जो कि जो न्यायालय है, जिसको न्यायालय बोला जाता है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें सालों साल क्यों चल रहे होते हैं केस, इनको हम शॉर्ट टर्म्स में क्यों नहीं ख़त्म कर सकते। मैं जानना चाहता हूँ क्यों। सिर्फ एक सिंपल नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी। सबसे पहले जो एलिगेशंस लगाता है, जो यहाँ पर बोलता है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ या मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी गई, मेरा शोषण हुआ, या जो भी वो कह रहा है, आप उसको एग्री करिए। और उसमें फिर क्या करा जाए कि नार्को टेस्ट की जो अनिवार्यता है, जो नार्को टेस्ट की अनिवार्यता है, जो ब्रेन मैपिंग की अनिवार्यता है, उसको हम लोग एक लेवल पर ला सकते हैं, कर सकते हैं। परंतु हम उस पर क्यों नहीं जाते, यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमको जब वहाँ पर जाना होता है, जब हमको अपनी बात वहाँ रखनी होती है, तो सिर्फ हम मूक दर्शक बन जाते हैं। जब तक हम वहाँ पर अपनी बातों को देखने के लिए, अपनी बातों को आवाज़ उठाने के लिए, अपनी बातों को बोलने के लिए हम लोग होते ही नहीं। आज क्यों नहीं बन पा रहा है पुरुषों के लिए कानून? आज क्यों बाल आयोग होते हुए भी बच्चे शोषण का शिकार हो रहे हैं? क्यों? कई सारी चीज़ें हमारे देखने में आती हैं और हमेशा मैं यही कहता हुआ नज़र आता हूँ कि भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो एक तरफा घटिया कानून है, इस पर अंकुश लगाया जा सके, तो इस पर अंकुश लगाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प आपके पास बचता है, वो है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी जैसे टेस्टों की अनिवार्यता। परंतु ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि जो गुनहगार होता है वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज में जो गुनहगारों को बचाने का कार्यक्रम चल रहा है,
वो कार्यक्रम कब ख़त्म होगा, जब हम जैसे लोग लाइव आएंगे। अभी ह्यूमन्स राइट्स की बात करेंगे। ह्यूमन्स राइट्स जो होता है, अभी किसी महिला के साथ शायद गलत होगा तो ह्यूमन्स राइट्स आके खड़ी हो जाएगी, परंतु जब एक परिवार के साथ गलत होता है, जब एक पुरुष के साथ गलत होता है, जब उस पर झूठा एलिगेशंस लगाए जाते हैं, झूठे रेप के, पोस्को के, या फिर 498A, DV 125 जैसे झूठे केसेस लगाए जाते हैं, तब ये ह्यूमन्स राइट्स उस ह्यूमन पर्सन के साथ नहीं खड़ा होता। शायद हाँ, आज के ज़माने में, आज इस कलयुग, आज इस समय के ज़माने में जो है, कहा जाए कि पुरुष नाम का जो प्राणी है वो ह्यूमन है ही नहीं, उसका कोई राइट्स ही नहीं है। ह्यूमन कहा सिर्फ एक दिखावा है, और उस दिखावे को लेकर के ह्यूमन्स राइट्स की बात की जाती है कि ह्यूमन्स राइट्स है। ह्यूमन्स राइट्स क्या है मैं नहीं जानता, पर फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर हर एक इंसान चाहता है कि आज जिस तरफा घटिया कानून है उस पर अंकुश लगे, तो हम लोगों को, सभी को लाइव आना पड़ेगा, सभी को अपनी बातों को बोलना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो एक तरफा कानून है उसको हम बदल सकें, और उसके लिए यही एक विकल्प बचता है कि हर एक इंसान लाइव आए और अपनी बातों को सरकार, प्रशासन, कानून तक जो है फैलाया जा सके। हम यही कहेंगे कि अगर जो लोग चाहते हैं कि आज एक तरफा घटिया कानून है उस पर हम लोग अपनी टिप्पणी दे सकें, तो उसका सिर्फ एक ही मात्र विकल्प बचता है, आपको लाइव आना पड़ेगा, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा और उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, परंतु ऐसा नहीं होता। आज अगर हम चाहते हैं कि इस घटिया कानून पर अंकुश लगे, तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोगों से कि आगे आएँ, और आगे आकर जो भी आज एक तरफा घटिया कानून है उस पर हम लोगों को आवाज़ उठानी है। आज क्राइम कंट्रोल की बात करें, हमारे देश में क्राइम कंट्रोलिंग तो है ही नहीं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जहाँ पर मैं इस समय हूँ, इस जगह पर लीकर सस्ती है, यानी दारू, आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने कई जगह इस चीज़ को देखा, कई जगह पकड़ा, कई जगह बात की कि दिन में सुबह होते ही जो ड्राइवर होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, वो लोग दारू पी लेते हैं। ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, दारू पी लेते हैं, यानी दारू पी करके गाड़ी चला रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव। इजीली ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है, परंतु वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दिन में होता ही नहीं है। दिन में कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस नहीं होता, दिन में कोई चेकिंग्स नहीं होती। दिन में सिर्फ अगर चेकिंग की जाती हैं तो सिर्फ गाड़ियों के पेपर्स चेक किए जाते हैं, DLRCs और ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। अदरवाइज ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई केस नहीं बनता। जबकि मैं आपको बता दूं, अधिकतर यहाँ पर जब एक्सीडेंट होते हैं, दिन दहाड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, और बाद में जब वो बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है तब पाया जाता है कि वो उसने ड्रिंक करा हुआ था, इसलिए एक्सीडेंट। ठीक, ये आपका क्राइम कंट्रोल पर बात हो गई एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैं आपको बात करूंगा इस चीज को लेकर के कि महिला आयोग होते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि एक हाई कोर्ट का पीपी अपनी 3 बहनों के साथ अपनी पत्नी के घर में दरवाजा तोड़ के घुसता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, उसको जान से मारने की कोशिश करता है। और जब वही औरत थाने जाती है और थाने जाकर के कंप्लेन लिखाने की कोशिश करती है, तो थाने वाले, क्योंकि जब अधमरी हालत में वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, अधमरी हालत में वो महिला हॉस्पिटल पहुंच जाती है, तो कोई महिला आयोग उसके पास नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो एक सरकारी हाई कोर्ट के पीपी की बीवी है, इसलिए नहीं जाता। बल्कि प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो लोग जाते हैं और जाकर के उसको और धमकाते हैं। ये कहते हैं कि भाई अगर तुमने अपने पति के खिलाफ केस किया तो तुमको ऐसा फंसाया जाएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये है महिला आयोग के होने का प्रॉफिट। अब बाल आयोग होने का मैं आपको जीता जागता एक प्रॉफिट देता हूँ, कि भाई सिर्फ यहाँ पे एक कहते कुछ चंद शब्दों में ही मैं इस बात को खत्म कर दूंगा कि बाल आयोग क्या है। गरीब बच्चे काम करें, अपना पेट भरें, अपना जीवन यापन करें, तो वो मजदूरी होती है, वो शोषण होता है।
परंतु वही आपके एक्ट्रेस, सेलिब्रिटीज के बच्चे अगर काम करते हैं तो वो चाइल्ड आर्टिस्ट कहलाते हैं। ये बाल आयोग की नियति है, ये बाल आयोग के तरीके हैं, बाल आयोग का काम है, ठीक। तो और पुरुष आयोग का जो संगठन है, पुरुष आयोग के संगठन हैं जो भी है, सेव इंडियन फैमिली, अदरवाइज ये सब, इन सब का सिर्फ एक काम है, जिस पुरुष पर केस हो जाए उसको लेकर आइए, उससे पूछिए आपकी बीवी ने क्या किया है, 4 केस, आप उस पर 8 केस कर दीजिए। फिर इसके बाद समय बीतेगा, आपका मान सम्मान तो चला ही गया, मान सम्मान तो गया तेल लेने। अब जो आपके पास बचा हुआ पैसा है, जो आपके पास थोड़ा सी पैसा है, जो आपका थोड़ा सा अर्निंग सोर्सेज है, वो सब खत्म हो जाएंगे। आप बचेगा, आपके पास मकान बिक गया, दुकान बिक गई, गाड़ी बिक गई, आपका बिजनेस था या नौकरी था वो चला गया, पैसे का कोई सोर्स नहीं है। अब आपके पास आपकी खुद की बॉडी बची, उसमें इतना सब कुछ करने के बाद आपका सब बिक गया है, कुछ नहीं बचा। 498A, DV 125, 376 या पोस्को जैसे झूठे केसेस में आपका निचली अदालत में सब बिक गया। अब आपने फिर कोशिश किया नए उसमें, जयशंकर महाराज भाई, तो जब आप गए हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में जाने के बाद आपको हाई कोर्ट के हिसाब से आपको पैसा खर्च करना है। फिर आपके पास बचता क्या, सिर्फ आपका एक बॉडी में जो आपके ऑर्गन है। अब आप अपनी किडनी, फेफड़े बेच दीजिए, एक किडनी एक फेफड़े बेच दीजिए, एक आंख बेच दीजिए, जो 2-2 चीजें वो एक बेच दीजिए। फिर आप जो है हाई कोर्ट में हार जाएंगे, फिर आप जाइए अब सुप्रीम कोर्ट। अब आपके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो विशाल गौरव समान अधिकार आयोग एक बात कहता है कि मेरे पास 68 कानून है, उनको 1 करोड़ और कानून दे दीजिए, यानी 1,68,000, 1,68,000 कानून हो जाएगा या 1,68,00,000 कानून हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उन सभी में सिर्फ एक चीज अनिवार्यता रख दीजिए, ब्रह्मास्त्र, नार्को टेस्ट, नारायणास्त्र और शिवास्त्र, इसे पोलियोग्राफी। इन तीनों में से एक टेस्ट की अनिवार्यता अगर लागू करा दी जाए तो मैं आपको कहता हूं सालों साल केस चलेंगे ही नहीं, कुछ महीनों में ही ये केस खत्म हो जाएंगे। परंतु ये लागू इसलिए नहीं हो पाता, कारण क्योंकि वकील और एनजीओ नहीं चाहते। वकील और एनजीओ हमारे जो समाज के पीड़ित परिवार जिनको कहा जाता है, जो अपने आप को पीड़ित पुरुष बोलते हैं, वो हमेशा यही कहते हुए नजर आते हैं कि माताओं को, बहनों को आगे आना चाहिए। तो ऐसा करो, तुम चूड़ी और साड़ी पहनकर घर में बैठो ना, फिर तुम ना तो शादी करने लायक हो, ना तुम ग्रस्त जीवन बसाने लायक हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, युद्ध में कहा था, गीता में कहा था, महाभारत में जब युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध के समय पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता कहा था, और उस गीता में एक बात कही थी भगवान श्री कृष्ण ने कि अधर्म के खिलाफ शस्त्र उठाना ही नियति है। परंतु ऐसा नहीं होता, और होता क्या है, जस्टिस का उल्टा। मैं हमेशा एक बात कहता चाहता हूं कि जो लोग चाहते हैं आज परिवार के लिए कानून बने, उनको खुद को आगे आना पड़ेगा। आप किसी ह्यूमन राइट्स पर, आप किसी महिला आयोग पर, आप किसी क्राइम कंट्रोल पर, आप किसी बाल आयोग पर, आप किसी अदरवाइज पर आप अगर आते हैं, आज मैं बताऊं, बहुत दुख की बात है, बहुत कहा जाए ऐसा दुख मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा दुख, वो दुख का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान करके एक मुहिम चलाई। स्वच्छ भारत अभियान के समय पर सोचिए कि हमारे जो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको स्वच्छ भारत अभियान के लिए खुद अपने हाथों से जो है एक लेना, क्या कहते हैं, उनको खुद अपने हाथों से, उनको खुद स्वच्छ भारत अभियान के चलते उनको खुद अपने हाथों में झाड़ू पकड़नी पड़ी। ये एक बेहद शर्मनाक, दुखद बात है, दुख की बात है
कि हमारे देश में जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब को अपने हाथों में झाड़ू लेनी पड़ी, वहाँ के देश के जो नागरिक हैं कितने जिम्मेदार होंगे ये आप समझ सकते हैं। मुझे शायद आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कितने जिम्मेदार होंगे। वो कितने जिम्मेदार हैं ये शायद मुझे आज बताने की जरूरत ना पड़े। तो मैं इसी सब चीज़ों को लेकर के कहता हूँ कि भाई देखिए, जहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई, परंतु आज भी वही काम है। आज भी पुरुषों के लिए कानून बनवाने के लिए नरेंद्र मोदी साहब आगे आए, उन्हें बीजेपी सरकार आगे आए, ठीक है, अदरवाइज लोग आगे आए। जबकि मेरा एक सबसे आसान तरीका है कि हर एक, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग आपको कहीं नहीं बुलाता। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग सिर्फ आपको एक ही बात कहता है कि आपको कहाँ आना है, आपको अपने सोशल मीडिया पे आना है, आपको अपने सोशल मीडिया पे आकर आपको अपने सोशल मीडिया पे आकर के आवाज उठानी है। जैसे कि विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, समा प्रवीण समान अधिकार आयोग आवाज उठा, बहुत आसान तरीका बताया गया है। और इस आसान तरीके को बहुत ही आसान बनाने का और भी उम्दा तरीका है कि अगर आज 1000 लोग हमारी तरह बोलेंगे तो 1000 को 1000 से गुणा कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी जल्दी परिवर्तन आ सकता है। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, इसका कहीं उल्टा ही हो रहा है। अगर हम चाहते हैं आज एक तरफा घटिया कानून पर लगाम लगाई जाए, तो उस एक तरफा घटिया कानून पर लगाम लगाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प बचता है, आप हमारी तरह आवाज उठाएं, आप हमारी तरह बोलें, आप हमारी तरह सवाल करें, आप हमारी तरह निरंतर अपनी बातों को सरकार, प्रशासन, कानून तक पहुंचाने के लिए बाध्य हो जाए। और वो कैसे? जैसे हम लाइव आते हैं, जैसे हम बोलते हैं, उसी तरह से अगर आप बोलेंगे तो जरूर आप परिवर्तन ला पाएंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि भाई आज जो एक तरफा घटिया कानून है उस पर लगाम लगाई जाए, तो उस पर लगाम लगाने का सिर्फ और सिर्फ मात्र एक विकल्प है, वो है लाइव आकर अपनी बातों को सरकार, प्रशासन, कानून तक पहुंचाना। आज ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं, परंतु हम समझना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं इस घटिया कानून पर लगाम लगे तो आवाज आपको बनना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके लिए नहीं करेगा। आज जो एक तरफा घटिया कानून है उस पर हम लोग लगाम लगा रहे हैं, और यही हमारा उद्देश्य है निरंतर कि भाई आज जो एक तरफा घटिया कानून है उस पर लगाम कैसे लगेगी, आपके बोलने से। हर एक परेशानी का हल है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी जैसे टेस्ट। झूठे केसेस करने वाली चाहे महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, उसको पता है कि न्याय प्रणाली इतनी लुल्ल है हमारे देश की कि जहां पर एक छोटे से नार्को टेस्ट, एक छोटे से ब्रेन मैपिंग, एक छोटे से पोलियोग्राफी जैसे टेस्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है, परंतु क्रिमिनल से पूछा जाता है। हमारे देश में क्रिमिनल से पूछा जाएगा कि क्या तुम नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या पोलियोग्राफी जैसा टेस्ट कराना चाहोगे, और अगर वो मना कर देता है तो टेस्ट नहीं होगा। क्यों भाई? अगर वो मना कर दे तो वो तो क्रिमिनल है, झूठा है, चोर है, उसको तो जरूर फांसी दे देनी चाहिए। परंतु हमारे देश में इतना कहा जाए संविधान गिर चुका है जिसको उठाना ही असंभव है। आपको मैं बता दूं, अभी आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रेडिंग सिस्टम, हमारे समाज में ग्रेडिंग सिस्टम ला दिया गया है। अब उस ग्रेडिंग सिस्टम के चलते हुए क्या होता है कि आपको मैं बता दूं, बच्चे पढ़ना भूल चुके हैं, बच्चों को पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। बच्चों को पता है कि भाई वो पास हो जाएंगे, कैसे? ई ग्रेड मिल जाएगा तो भी तो पास है। उससे क्या हो रहा है, उनको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, पास होने से मतलब है पास हो गए, अब नौकरी के लिए चाहिए। ऐसे ही सरकार ने आरक्षण दे रखे हैं इन लोगों को, किसको? ST SC को, OBC को, यानी हमारे देश में जहां पर काबिलियत पर आरक्षण होना चाहिए
वो आरक्षण नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं। आरक्षण कहाँ है? जातिवाद पर, धर्मवाद पर, कम्युनिटी पर, हिंदू मुसलमान की कुछ कम्युनिटीज है, उन कम्युनिटीज पर। यानी काबिलियत नाम की चीज तो हमारे शायद देश में अब बची ही नहीं है। काबिल लोगों, आज हमारे देश को एपीजे अब्दुल कलाम जी की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश में भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सही बात कही गई है कि जैसे कलयुग में कहा जाता है कि भाई इकोनॉमी जो हमारी आज की क्या है, यही है कि आज जो हमारे समाज में गंदगी फैल रही है, उस गंदगी का एक ही अंत हो सकता है, वो है आपका लाइव आना, उसका आपका बोलना, उसको आपको आवाज उठाना। परंतु अगर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं, आप सवाल नहीं कर सकते, जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। जरूर ये हम देखते हैं कि ये देखने में आया है कि सत्य को दबाने की कोशिश की जाती है। सत्य आज के इस कलयुग में पराजित भी होता है, क्योंकि ये कलयुग है, काल का युग है। तो काल के युग में एक सबसे अच्छी बात कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी युग में कह दिया था कि धर्म जो है अधिकतर हारेगा कलयुग में। तब तक हारेगा, बहुत सारे लोग होंगे धर्म के लिए लड़ेंगे, परंतु वो जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला कि नाम संकीर्तन से धर्म को बचाया जाएगा। कोशिश सबकी अपनी अपनी है, किस तरह से कौन कोशिश करता है। क्योंकि मैंने गीता से, महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उस गीता के कहने के हिसाब से मैंने सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ कि अगर अन्याय को खत्म करना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। अगर अर्जुन ने कह दिया होता कि भगवान को बोलते, हे नारायण, हे मधुसूदन, आप कहते हो कि जो करने वाला है मैं हूं, कराने वाला भी मैं हूं, तो फिर आप ही कर लो ना, फिर मेरे से क्यों करा रहे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री नारायण ने महाभारत के इस युद्ध में पांडवों को इसीलिए सम्मिलित किया। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक बार में सुदर्शन चक्र चलाते, सब कुछ पूरा हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता। जो भी गलत हो रहा था, जो भी अन्याय हो रहा था, उस सब का अंत हो जाता। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर एक ही चीज इस कलयुग के प्राणियों को देने के लिए, एक कलयुग के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए एक लीला रची। वो लीला थी पांडवों को खुद को लड़ाई लड़नी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। क्यों बने? इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी इसलिए बने कि अगर तुम सही मार्ग पे चल रहे हो, तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो, तो भगवान किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भेष में, किसी ना किसी माध्यम से आपको सदमार्ग पे चलने का रास्ता दिखाएंगे। और जहां पर आप फंस जाओगे, वहां पर वो आपको निकाल ले आएंगे। ये इस कलयुग का नियम है, जो मैंने आज तक खुद एक पर्सनली एक्सपीरियंस किया। मैं आपको बता दूं, देखिए, मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है खुल के बताऊंगा कि मुझे नारायण कैसे मिले, मुझे मेरे महादेव भगवान भोलेनाथ का दर्शन कैसे हुआ, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये इतना आसान और सरल नहीं है। जब मैं 2023 में मैं 15 अगस्त के आसपास जब मैं दोबारा अंडमान निकोबार आया, तो ऊपर वाले की दया से मैं क्यों आया था मैं आपको बता दूं। जो रूना देवी है, उनके सब डिवीजन का काम जो नहीं हो रहा था, परंतु उनकी जो कमर्शियल एक लाइट का कनेक्शन की बात थी, तो उनके बिजली दफ्तर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा गया था उनके भाई और उनके जीजा द्वारा। क्योंकि ज्वाइंट मोटेशन में वो जमीन है, तो इसलिए अभी बंटवारा नहीं हुआ था, तो इसलिए नो
ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए था, तो उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आए थे। तो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोर्ट में ही बन सकता था, तो तहसील से। तो उससे जब बनाने की बात हुई, तो बनाने के लिए बनाया गया। बनाने के बाद जब सिग्नेचर की बात आई, तो उस पर नोटरी कराने की, जब नोटरी कराने की बात आई, तो उस रूना देवी को बोला गया कि भाई, मैंने बोला कि तुम तो यहाँ का लोकल है, तुम यहाँ का रहने वाला है, तो तुम जानता होगा, वकीलों को जानता होगा, सबको जानता होगा, तो ऐसा करो कि भाई तुम अपना नोटरी के लिए देखो कौन सा वकील है जो करवा देगा। तो उसने एक कोई उसके मुस्लिम फ्रेंड थे, जीजा जीजा बोलकर उनको बुलाया। उस बंदे ने दोपहर में आया, लगभग 12 बजे करीब, और कहता हुआ एक ही चीज़ नज़र आया कि ठीक है, मैं जो है पता करता हूँ, पता करके तुमको दोपहर तक बताता हूँ। तो दोपहर तक बताते 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 शाम हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई डिटेल्स नहीं। और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो फिर मैंने ऐसे ही शाम को मैंने पूछा, भाई चाय वाय पीने के बाद मैंने कहा कि भाई क्या है, अगर इसी तरह से यहाँ पे रुके रहे तो होटल का बिल देकर, खाने का बिल देकर के तो कपड़े फट जाएंगे, बचेगा नहीं। तो कहती है जीजा ने बताया नहीं, मैं जीजा को फोन करूंगी। मैंने कहा तो करो, जीजा को फोन करो। भाई अगर तुम जीजा से पूछना चाहती हो तो जीजा को फोन करो, जीजा बताएगा। तो जब उसने जीजा को फोन किया, जीजा ने फोन ही नहीं उठाया। उसके जो मिस्टर जीजा थे, उन जीजा ने फोन ही नहीं उठाया। ठीक है, अब जब फोन नहीं उठाया तो फिर मेरे को गुस्सा भी आया कि भाई क्यों नहीं फोन उठाया, क्या बात हो गई दुनिया भर का। तो मैंने कहा कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। फिर कहते हैं ना कि इस कलयुग में अगर कहा जाए आपका सबसे अच्छा जो साथी है वो है सोशल मीडिया का गूगल। आप गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो गूगल पे जो इंफॉर्मेशन निकालने की हमारी कोशिश थी, निकाला, पुलिस जो भी था, जो यहाँ के वकील का कांटेक्ट नंबर निकाला, और उसके बाद हमने सारी डिटेल्स निकाल कर आप लोगों तक पहुँचा दी। जो आज मेरा कहा जाए कि कहते हैं ना कि रास्ता ईश्वर इस तरह से बनाता है। तो इसी के साथ मैं बाद में आपको फिर शाम को मिलूंगा और शाम को बात करूंगा। धन्यवाद।